गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विराट किंग्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के फिजिक्स पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे और फिजिक्स पोर्शन में अपन डिस्कस कर रहे थे काइनेमेटिक्स या गतिकी में अपन पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। और सरल रेखा में गति वाले चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। अब दूरी अपन किसे कहते हैं कि किसी भी गतिमान कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है, जबकि किसी भी पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी कहलाती है विस्थापन, और तय किए गए वास्तविक पथ की कुल लंबाई कहलाती है दूरी। अगला पॉइंट मैंने आपको बताया कि दूरी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन कैसी राशि है, सदिश। अगला पॉइंट अपन ने बढ़ा कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट है या विस्थापन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन अपन ने बोली थी कि किसी भी पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने पर, किसी भी मूविंग पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नल वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है, शून्य सदिश होता है। अब शून्य सदिश होता है क्योंकि विस्थापन सदिश राशि होती है। तो जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जीरो और शून्य सदिश, जीरो और जीरो वेक्टर दोनों दिए हुए होते हैं, तो सही आंसर होगा जीरो वेक्टर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने और डिस्कस किया था कि विस्थापन कैसा सदिश होता है, ध्रुवीय सदिश होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ए पोलर वेक्टर। तो आपका जो विस्थापन है वो ध्रुवीय सदिश होता है, ये पोलर वेक्टर होता है। क्योंकि वेक्टर मैंने आपको टू टाइप के बताए, वन इज पोलर वेक्टर एंड अनदर इज एक्सियल वेक्टर। एक तो होता है ध्रुवीय सदिश, एक होता है अक्षीय सदिश। तो एसएसआर में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि विस्थापन निम्न में से कौन सा सदिश है, तो आंसर जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट इज ए पोलर वेक्टर। विस्थापन कौन सा सदिश होता है, ध्रुवीय। जबकि अक्षीय सदिश में अपने आते हैं कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज एक्सियल वेक्टर। ये तीनों एग्जांपल है एक्सियल वेक्टर के, जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा वेक्टर है, पोलर वेक्टर। आज उसी ऑर्डर में अपन कंपैरिजन कर रहे हैं। किस किस का कंपैरिजन कर रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहां आप देखिएगा इसमें कि दूरी और विस्थापन की अगर अपन बात करते हैं, मान लीजिए एक पार्टिकल ए पॉइंट से मूव कर रहा है और बी पॉइंट तक जा रहा है, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस आपको बता रहा हूं कितने मीटर, 10। तो पहला क्वेश्चन अपन ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक पार्टिकल ए पॉइंट से मूव कर रहा है और ए पॉइंट से मूव करता हुआ पार्टिकल किस पॉइंट पर गया, बी। तो ए बिंदु से गति करता हुआ पार्टिकल गया पी। तो ए तो उस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और बी उस पार्टिकल की कौन सी पोजीशन, फाइनल। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और टोटल पाथ की जो टोटल डिस्टेंस है या एक्चुअल जो लेंथ टोटल लेंथ होती है उसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस। तो यहां में आपको जो दूरी डिस्टेंस है बेटा ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। और इस क्वेश्चन में हम पूछो विस्थापन का हमला अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा किसको, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी ना होकर ए बी वेक्टर होगा। अब ए बी वेक्टर क्यों होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, विस्थापन सदिश राशि। तो यहां डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना मीटर आया बेटा, 10। तो यहां से एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, जब कोई पार्टिकल या जब कोई कण सरल रेखा में गति करता है और अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, उस कंडीशन में पार्टिकल के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, सेम। तो एक पॉइंट निकल कर आ गया कि जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है और अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करता, डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, तब उस पार्टिकल के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, दोनों सेम होंगे।
तो एक ही कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है और अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। तो जब कण सरल रेखा में गति करता हुआ अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करता, तब तक उस कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों क्या होते हैं, एक समान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि विस्थापन किन स्थितियों में दूरी के बराबर हो सकता है। तो इसका एक आंसर जाएगा कि जब कोई कण सरल रेखा में गति करता हुआ अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करता है, तब कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए मैं अगला क्वेश्चन आपको ये डिस्कस करूं, क्वेश्चन नंबर 2 अपन ये डिस्कस करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं कि एक पार्टिकल ए पॉइंट से मूव कर रहा है और ए से बी तक जा रहा है, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस आपको बता रहा हूं, सपोज कीजिए कितने मीटर, 10 मीटर। अब पार्टिकल बी पॉइंट से टर्न होता है और वापस किस पॉइंट पर आ जाता है, सी, और बी और सी के बीच की डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूं, सपोज कीजिए कितने मीटर, 5। अब इस कंडीशन में पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी, दूरी का मतलब क्या, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो इसमें कितनी हो गई, अपन लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, 10 मीटर प्लस 5 मीटर, आंसर कितना मीटर आएगा, 15। जबकि इस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है ए पॉइंट पर और फाइनल पोजीशन है किस पॉइंट पर, सी। इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। और इस केस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन पूछूं तो विस्थापन होगा कितनी, ए से, और यहां विस्थापन आपको बताया कितना मीटर आएगा, 5। इस केस में आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट कम है, लेस देन है कंपैरेटिवली डिस्टेंस। इस केस में विस्थापन दूरी से कम है, जबकि इस केस में अपन को बताया कि विस्थापन दूरी के क्या है, बराबर। तो जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता हुआ अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करता, तब तक विस्थापन और दूरी एक समान होते हैं। जबकि यहां आपको बताया विस्थापन कम और दूरी क्या है, ज्यादा। एक क्वेश्चन और डिस्कस करूं मैं, कोई पार्टिकल ए पॉइंट से मूव कर रहा है, बी पॉइंट तक जा रहा है, ए बी के बीच के डिस्टेंस है वो 10 मीटर, बी से टर्न होकर वापस किस पॉइंट पर आ गया, ए। तो यहां अगर मैं आपको पूछूं दूरी, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो इसमें हो गया बेटा ए बी प्लस बी ए, तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर, टोटल आंसर आएगा बेटा कितना मीटर, 20। लेकिन इस केस में मैं पूछूं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अगर इस केस में मैं आपसे पूछूं तो इसमें देखो आपको बताया कि इनिशियल पोजीशन भी ए पॉइंट पर और फाइनल पोजीशन भी ए पॉइंट पर, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो होगा कितना, 0, या अपन इसको लिख सकते हैं बेटा 0 वेक्टर। तो अगला पॉइंट निकल कर आया कि जब किसी पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0, मैग्नीट्यूड तो होगा 0, लेकिन अगर पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना तो आंसर जाएगा 0 वेक्टर। तो जब किसी भी पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नल वेक्टर होता है या 0 वेक्टर होता है, इट मीन्स शून्य सदिश होता है। इस केस में भी आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कम है, दूरी ज्यादा। अगला क्वेश्चन अपन इस तरीके का डिस्कस करते हैं, सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल ए पॉइंट से मूव करता है और ए से लेकर आपको बता रहा हूं किस पॉइंट तक जा रहा है, बी। ए बी के बीच की डिस्टेंस आपको बता रहा हूं कितने मीटर, 4, और बी से सी पॉइंट तक जा रहा है और बी सी के बीच की डिस्टेंस आपको बता रहा हूं कितने मीटर, 3। अब इस केस में अगर मैं आपको पूछूं डिस्टेंस कितनी, दूरी कितनी, तो दूरी तो अपन लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, 4 मीटर प्लस 3 मीटर, आंसर अपना आएगा कितना मीटर, 7।
अब डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो आपको होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, तो यहां डिस्प्लेसमेंट हो गया एसी। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट यहां अपना हो गया क्या, एसी। एसी की वैल्यू अगर यहां से निकालते हैं तो अपन को बताइए राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में अपन अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा बेटा लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर अंडर द रूट। यहां से अपन डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो एसी की वैल्यू आएगी 4 का स्क्वायर 16, 3 का 19 और ये अंडर रूट में आएगा 25, और 25 का अंडर रूट होता है कितना बेटा 5। इस केस में भी अपन को पता है कि डिस्प्लेसमेंट लेस देन है कंपैरेटिवली डिस्टेंस, तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से लेस देन। इट मीन्स एक पॉइंट निकल कर आ गया कि विस्थापन का मान कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। इट मीन्स विस्थापन का मान या तो दूरी से कम या दूरी के क्या होता है बराबर, लेकिन कभी भी विस्थापन का मान या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से मोर देन नहीं हो सकती, कि विस्थापन का मान कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा विस्थापन का मान दूरी के बराबर हो सकता है, कि डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है ना वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है, और वो भी किस केस में, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है और अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, उस केस में अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है। अब यहां से पॉइंट निकल कर क्या आया, एक ही केस अपन ने जितने भी क्वेश्चन पढ़े इसका मतलब तो इसका मतलब विस्थापन और दूरी में क्या संबंध होगा कि विस्थापन का मान सदैव कम होता है दूरी से। अब विस्थापन का मान ज़्यादा से ज़्यादा दूरी के क्या हो सकता है बराबर, और वो भी तब हो सकता है जब कोई भी कण एक सरल रेखा में गति करता है और अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, उस केस में विस्थापन का मान दूरी से बराबर होता है। और बाकी जितने भी केस होते हैं उन सब के में विस्थापन का मान दूरी से क्या होता है कम। तो इनमें रिलेशन पूछे तो अपन लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस। अब इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विस्थापन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करूं, विस्थापन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, विस्थापन का मान सदैव दूरी से कम होता है। ऑप्शन बी, विस्थापन का मान दूरी से अधिक होता है। तीसरा, विस्थापन का मान दूरी से कम या दूरी के बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन दे दो, अगला ऑप्शन दे दो, नन ऑफ दीज
इनमें से कोई नहीं। अब अधिकांशतः अपन क्या करते हैं, पहले ऑप्शन को टिक करके आते हैं कि विस्थापन का मान सदैव दूरी से कम होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन या चारों ऑब्जेक्टिव ऑप्शन को अपन को देखना है। पहला दे रखा है विस्थापन का मान सदैव दूरी से कम होता है, नहीं। जब कण सरल रेखा में गति करता है उस केस में विस्थापन का मान दूरी के क्या भी होता है, बराबर। विस्थापन का मान दूरी से अधिक होता है, यह भी गलत। सॉरी, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब तीसरा केस ये पूछ सकता है कि विस्थापन का मान दूरी से कम या दूरी के बराबर होता है। तो विस्थापन का मान दूरी से कम या दूरी के क्या होता है, बराबर। लेकिन विस्थापन का मान कभी भी दूरी से क्या नहीं होता, ज्यादा। तो विस्थापन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है कि विस्थापन का मान दूरी से कम या दूरी के क्या होता है, बराबर। तो निश्चित स्थितियों के बीच या दो निश्चित बिंदुओं के बीच विस्थापन का जो परिमाण होता है वो दूरी का न्यूनतम मान होता है, दूरी का न्यूनतम मान होता है, ठीक है। ये इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। यहां से मैं पूछूं कि विस्थापन व दूरी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इनका जो रेशियो है उसका भी आंसर जाएगा। अब एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विस्थापन व दूरी का अनुपात होता है सदैव 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 से कम या 1 के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विस्थापन और दूरी का अनुपात है वो 1 से कम या 1 के क्या होता है, बराबर होता है। तो आंसर इसका जाएगा बेटा विस्थापन व दूरी का अनुपात 1 से कम या 1 के क्या होता है, बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो है वो या तो होता है लेस देन 1 या होता है इक्वल टू 1। तो विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 से कम या 1 के क्या होता है, बराबर। अगला क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन दूं, एक कण r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर एक चक्कर पूर्ण करता है तो कण द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन होगा। एक पार्टिकल है जो r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। एक पार्टिकल है जो r रेडियस के किस पाथ पर मोशन कर रहा है, सर्कुलर। तो यह सर्कुलर पाथ है, यह सेंटर और इसकी रेडियस कितनी, r। अब जो पार्टिकल है वो r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। कितना चक्कर पूर्ण कर रहा है, 1। तो पार्टिकल यहां से चलना प्रारंभ करता है और इस तरीके से यह एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है और यहां आ गया। तो पूछ रहा है इस एक साइकिल में पार्टिकल के द्वारा तय की गई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होगी वो तो कितनी होगी इसमें, 2 पाई r। 2 पाई r कहने का मतलब ये किसके तुल्य होगी, वर्ताकार पथ की परिधि के तुल्य होगी। कहने का मतलब सरकमटेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ के किसके इक्विवेलेंट होगी, सरकमटेंस। जबकि इस क्वेश्चन में अगर अपन को पूछेगा डिस्प्लेसमेंट,
तो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0। तो एक साइकिल कंप्लीट करने पर डिस्टेंस तो होगी 2πr और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। अगला बोल देता है कि इसमें कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 2 साइकिल। तो जो डिस्टेंस होगी एक साइकिल में 2πr, तो 2 साइकिल में कितनी होगी 4πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी कितना 0। अगर कहता है कि 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो डिस्टेंस तो इसमें होगी एक साइकिल पे 2πr, तो 3 साइकिल में कितनी होगी 6πr, लेकिन कंप्लीट साइकिल की बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं कह दूं कि एक पार्टिकल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर 2.5 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 2.5 चक्कर पूरे कर रहा है, तो 2.5 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इस केस में अगर अपन को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो देखो ये एक साइकिल 2πr, ये 2 साइकिल 4πr और ये हाफ साइकिल। तो ये तो इनिशियल पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन फाइनल। तो यहां अगर डिस्टेंस पूछेगा एक साइकिल पे में 2πr, दूसरे में 2πr, लेकिन ये साइकिल कितना है हाफ साइकिल में πr, तो आंसर आएगा बेटा 5πr। और डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की कौन सी डिस्टेंस, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट डिस्टेंस में पूछेगा तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां हो जाएगा r + r कुल 2r। 2r का मतलब ये सर्कुलर पाथ का क्या है, डायामीटर। इस तरीके से अपन को सॉल्व आउट करना। कई बार रेडियस की वैल्यू दे दे, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं बोल दूं कि एक पार्टिकल 21 मीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो पार्टिकल के द्वारा तय की गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। तो डिस्प्लेसमेंट तो एक साइकिल कंप्लीट होता है, डिस्प्लेसमेंट तो कितना 0, और एक साइकिल में पूछ रहा है तो डिस्टेंस, और 1 साइकिल में डिस्टेंस होगी 2πr, 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस दी अपन को 21 मीटर। ये लो 6 × 22 और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आ जाएगी बेटा 132 मीटर। इस तरीके से अपन को सॉल्व आउट करना। तो डिस्टेंस तो होती है किसी भी पार्टिकल के द्वारा कवर किए गए टोटल पाथ की टोटल लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से मोर देन नहीं हो सकती। जब कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता हुआ अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। बाकी सारे केस में डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से लेस देन होता है। अब देखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है आपको कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ के सेंटर से मोशन कर रहा है और इसकी रेडियस के अलॉन्ग मोशन करता हुआ मान लीजिए मैं कह दूँ किस पॉइंट पर आ गया P, और P पॉइंट से मूव होता वो चला गया सपोज करो किस पॉइंट पर Q, और Q पॉइंट से वापस इधर मोशन करता हुआ वापस किस पॉइंट पर आ गया O। यहाँ अगर अपन को डिस्टेंस पूछता है, डिस्टेंस, तो देखो डिस्टेंस तो क्या हो गया बेटा OP + PQ + QO। अब OP और QO है वो तो रेडियस है, तो इसकी रेडियस R और ये रेडियस भी कितनी हो गई R। अब PQ पूछ रहा है, पूरी सरकमटेंस होती है 2πr, हाफ सरकमटेंस होती है कितनी πr। ये तो हाफ का हाफ है तो अपन लिख सकते हैं इसको कितना बेटा πr/2।
तो इसको सॉल्व आउट करने पर अपन डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं बेटा पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r। इसमें से r कॉमन आ गया तो अपन इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस 2। यहाँ से r एलसीएम 2 एलसीएम आ गया तो अपन इसको लिख सकते हैं बेटा क्या पाई प्लस 4 अपॉन 2। जबकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने पर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आंसर जाएगा कितना 0। तो किसी भी पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा 0। ठीक है, तो ये था अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो आगे पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा चाल का मतलब स्पीड। किसी भी गतिमान कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है बेटा चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। कहने का मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है उसको अपन बोलते हैं स्पीड। यहां से मैं आपको बेटा यूनिट ऑफ स्पीड, तो एम के सिस्टम में इसकी यूनिट हो जाएगा डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड। तो यूनिट हो गया बेटा मीटर सेकंड इनवर्स। ये तो किस सिस्टम में एम केस, और सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ये सीजीएस सिस्टम में डायमेंशन पूछता है, इसकी बीमा पूछता है। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड, डिस्टेंस की डायमेंशन एल, टाइम की टी। तो इसकी डायमेंशन पूछेगा तो m0 L1 t की पावर -1। और याद रखना बेटा चाल कैसी राशि है, चाल अदिश राशि है। तो याद रखना बेटा स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। चाल कैसी राशि होती है अदिश। तो किसी भी पार्टिकल के द्वारा यूनिट टाइम में कवर की गई जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एम के सिस्टम में इसकी यूनिट होती है मीटर सेकंड इनवर्स, और सीजीएस सिस्टम में होती है सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। और इसकी डायमेंशन होती है m0 L1 t की पावर -1। और स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। चाल कैसी राशि होती है अदिश। आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार। स्पीड अपन 4 टाइप की पढ़ेंगे। एक तो चाल होती है उसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। दूसरी को अपन बोलते हैं असमान चाल। तीसरी को अपन बोलते हैं औसत चाल। और एक टाइप की स्पीड अपन पढ़ेंगे तात्क्षणिक चाल। तो चाल 4 प्रकार की पढ़ेंगे, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। इसको अपन बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा टाइप हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड। और इसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटियस स्पीड, इंस्टेंटियस स्पीड। याद रखना बेटा स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर
स्पीडोमीटर के द्वारा कौन सी चाल का मापन किया जाता है? तात्क्षणिक चाल का मापन किया जाता है। तो गाड़ियों के अंदर स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है, वो स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड का मेजरमेंट करता है? तो आंसर जाएगा स्पीडोमीटर इंस्टेंटियस स्पीड का मेजरमेंट करता है, तात्क्षणिक चाल का मापन करता है। तो स्पीडोमीटर वो कौन सी चाल का मापन करता है? तात्क्षणिक चाल का मापन करता है। कौन सी का? तात्क्षणिक चाल का मापन करता है। ठीक है। अब औसत चाल, एवरेज स्पीड भी अपन 2 टाइप की पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे समय औसत चाल, टाइम एवरेज स्पीड, टाइम एवरेज स्पीड, और दूसरी अपन डिस्कस करेंगे दूरी औसत चाल, डिस्टेंस एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। तो चाल 4 प्रकार की पढ़ेंगे, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, और एक पढ़ेंगे अपन तात्क्षणिक चाल। और स्पीडोमीटर है वो कौन सी स्पीड का मेजरमेंट करता है? इंस्टेंटियस स्पीड का मेजरमेंट करता है, तात्क्षणिक चाल का मापन करता है। एवरेज स्पीड भी अपन 2 टाइप की डिस्कस करेंगे, टाइम एवरेज स्पीड, समय औसत चाल, और एक होती है दूरी औसत चाल, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा नंबर 1, एक समान चाल। और एक समान चाल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल अपन किसे कहते हैं? जब कण, गतिमान कण की बात हो रही, जब कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, तो कण की चाल एक समान चाल कहलाती है। एक समान चाल कहलाती है। एक समान का मतलब क्या होता है? जब मूविंग पार्टिकल सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को कवर करता है, तो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को कवर करता है, तो उस कंडीशन में पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो कौन सी स्पीड कहलाती है? यूनिफॉर्म। जैसे मान लो ये डिस्टेंस, और यहां मैं सपोज करो क्या ले रहा हूं? टाइम। मान लीजिए एक मूविंग पार्टिकल है, वो 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? 5 मीटर। अगली सेकंड में भी कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? 5 मीटर। उससे अगली सेकंड में भी कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? 5 मीटर। तो टाइम इंटरवल तो हो गया 1 सेकेंड, और सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका मतलब यहां जो स्पीड होगी, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां भी 5 मीटर सेकेंड इनवर्स, यहां भी 5 मीटर सेकेंड इनवर्स, और यहां भी हो गया बेटा 5 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये वाली जो स्पीड है इसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड में पार्टिकल के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस पे तो मैंने लिया टाइम, और इस पर सपोज करो मैंने क्या ले ली? डिस्टेंस। अब मान लीजिए ये ओरिजिन पॉइंट है 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड।
पहली सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की 5 मीटर, अगली सेकंड में भी कितनी डिस्टेंस कवर की 5 मीटर, उससे अगली सेकंड में भी कितनी डिस्टेंस कवर की 5 मीटर। जैसे इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसी लाइन आएगी, स्ट्रेट। तो यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो ग्राफ हमेशा कैसी लाइन आएगी बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो जब कोई मूविंग पार्टिकल एक सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करता है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो कण की जो चाल होती है वो कौन सी चाल कहलाती है, एक समान। दूसरी होती है असमान, या इसको अपन बोलते हैं बेटा परिवर्तित चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब गतिमान कण समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करता है, अलग अलग दूरियां तय करता है। जब गतिमान कण समान समय अंतराल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है या अलग अलग दूरियां तय करता है, तो कण की जो चाल है वो कौन सी चाल कहलाती है, असम। ये डिस्टेंस, ये टाइम, पहली सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर की 4 मीटर, अगली सेकंड में की 5 मीटर, अगली सेकंड में की 2 मीटर, अगली सेकंड में की 3 मीटर। टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग। तो यहाँ जो स्पीड आएगी वो 4 मीटर सेकेंड इनवर्स, यहाँ आएगी वो 5 मीटर सेकेंड इनवर्स, यहाँ आएगी वो 2 मीटर सेकेंड इनवर्स, और यहाँ आएगी वो 3 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो इस प्रकार की जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड, जबकि ये वाली स्पीड है वो कौन सी है, यूनिफॉर्म। और यहाँ याद रखना बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। कैसी लाइन नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। जबकि यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ कैसी लाइन आती है, स्ट्रेट। अगर ये डिस्टेंस और ये टाइम ऐसा दे दूं मैं, और ये डिस्टेंस और ये टाइम ऐसा दे दूं, तो ये ग्राफ है बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। इस केस में स्पीड अगर वाई एक्सिस की ओर अगर ग्राफ कोई इंक्लाइंट होता है तो यहाँ स्पीड इंक्रीज हो रही है, और एक्स के अलोंग होती है तो आप क्या कहोगे, स्पीड डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ स्पीड इंक्रीज हो रही है जबकि यहाँ स्पीड डिक्रीज हो रही है। और ये दोनों ही ग्राफ है वो यूनिफॉर्म स्पीड के हैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के हैं, ये ग्राफ है अपने किस स्पीड के, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल के। जबकि ये वाला ग्राफ है वो किस चाल का है, एक समान। ये परिवर्तित चाल के, यहाँ चाल बढ़ रही है और इस ग्राफ में चाल क्या हो रही है बेटा, कम। तीसरे क्वेश्चन इसी से पूछते हैं बेटा, अपन पढ़ रहे हैं एवरेज स्पीड, औसत चाल, एवरेज स्पीड औसत चाल। औसत चाल का मतलब होता है बेटा कुल दूरी अपॉन कुल समय। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है बेटा टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, किसी भी गतिमान कण द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशियो होता है उसको अपन बोलते हैं एवरेज स्पीड, औसत चाल। एवरेज स्पीड भी मैंने आपको दो तरीके की बताई, एक तो होती है बेटा समय औसत चाल, टाइम एवरेज स्पीड, और एक होती है उसको अपन बोलते हैं दूरी औसत चाल। कहने का मतलब डिस्टेंस एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब तो होता है औसत चाल बराबर तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। अब एक तो होती है समय औसत चाल, एक होती है दूरी औसत चाल। इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दूरी औसत चाल का मतलब क्या होता है? यदि कण अलग अलग दूरियां अलग अलग चाल से तय करती है। ठीक है, यदि कण अलग अलग दूरियां अलग अलग चाल से तय करती है तो कण की जो चाल होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा दूरी औसत चाल, दूरी औसत चाल। अब दूरी औसत चाल का मतलब यदि कोई कण अलग अलग दूरियां अलग अलग चाल से तय करता है तो कण की जो चाल होती है उसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड, दूरी औसत चाल। जैसे देखो एक छोटा सा अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने ये डिस्टेंस किया कि ए से लेकर बी पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस है एस। ठीक है, अब इसमें से मैंने कहा आधी दूरी का मतलब s/2 इसको तय करता है v1 चाल से, और आधी दूरी s/2 को तय करता है v2 चाल से। तो दूरियां अलग अलग है, आधी दूरी को v1 चाल से और आधी दूरी को v2 चाल से तय करता है। तो कहेगा उस कण की कौन सी चाल ज्ञात करो, औसत। तो जब अलग अलग दूरियां अलग अलग चाल से तय करता है तो कण की जो चाल होती है उसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड, दूरी औसत चाल। अब यहां अपन को दूरी दिए, चाल दिए, समय नहीं दिया। अब मान लीजिए मैं कह दूं कि इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा t1 और इसको कितना लगा t2। अब यहां अगर अपन को एवरेज स्पीड पूछता है तो एवरेज स्पीड तो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो हो गई, टोटल डिस्टेंस तो s या s/2 प्लस s/2 कुल की s, और टोटल टाइम हो गया बेटा t1 प्लस t2। अब यहां अपन को पता है समय नहीं दे रखा, चाल और दूरी दे रखी है। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो t1 समय में कितनी दूरी में लगा s/2, और s/2 दूरी तय करने में कितना समय लगा t2। तो समय बराबर चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो यहां से देखो v एवरेज s, तो इसकी जगह तो हो गया बेटा s/2v1 और s/2v2। यहां से अगर एवरेज स्पीड अपन फाइंड आउट करते हैं तो s
इसमें से एस कॉमन आ गया 1/2v1 प्लस 1/2v2, ऐसे एस कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इसका एलसीएम आएगा बेटा वो 2v1v2, इधर तो बचा v2 प्लस v1, ये ऊपर चला गया, तो इस केस में एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होगा बेटा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, जब कोई व्यक्ति या जब कोई कण अपनी यात्रा की आधी दूरी को, आधी दूरी बोल रहा हूं मैं, आधी दूरी को v1 चाल से तय करता है और आधी दूरी को v2 चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करने का सूत्र होगा v एवरेज इज इक्वल टू 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। एक ही पॉइंट याद रखना बेटा, जब कोई कण, व्यक्ति, वाहन अपनी यात्रा की आधी दूरी को v1 चाल से वह आधी दूरी को v2 चाल से तय करता है, तो औसत चाल और औसत चाल ज्ञात करने का सूत्र होगा 2v1v2 v1 प्लस v2। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना बेटा। जब कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी को v1 चाल से तय करता है और आधी दूरी को v2 चाल से तय करता है, तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करने का सूत्र होगा बेटा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। कई बार क्वेश्चन दे देगा, इस पे आपको सीधा क्वेश्चन निकालना है बेटा। क्वेश्चन इस तरीके का दे दिया, मैंने लिख दिया राम सीकर से जयपुर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा पुनः 40 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीकर से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, जयपुर। अब जितना डिस्टेंस उसने सीकर से जयपुर जाने में तय की, उतने के उतने डिस्टेंस जयपुर से पुनः कहाँ आने पर, सीकर। तो आधी दूरी को v1 चाल से और आधी दूरी को v2 चाल से, तो यहाँ जो औसत चाल होगी वो दूरी औसत चाल होगी। तो यहाँ अपन को एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है बेटा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 की वैल्यू कितनी 50, v2 की वैल्यू कितनी 60। ठीक है, और ये हो गया बेटा 50 प्लस 60, तो 50 प्लस 60, इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो बेटा कौन सी स्पीड आ जाएगी, एवरेज। तो आधी दूरी को v1 चाल से और आधी दूरी को v2 चाल से तय करता है, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होगा बेटा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। जब आधी दूरी की बात आती है तो दूरी औसत चाल का सूत्र होगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब और चीज मैं इसी पे दूं, अपन पढ़ रहे हैं दूरी औसत चाल।
डिस्टेंस एवरेज स्पीड, मान लीजिए मैं कह दूं ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस है एस, इसमें से कह दूं 1/3 S/3 को V1 से, S/3 को V2 से और S/3 को V3 से, कि टोटल डिस्टेंस में से 1/3 दूरी को V1 चाल से तय करता है, अगली 1/3 दूरी को V2 चाल से तय करता है और अगली 1/3 दूरी को V3 चाल से तय करता है। तो अपन को एवरेज स्पीड निकाल। अब इसका हमने यहाँ टाइम सपोज करो T1, T2, T3, तो यहाँ एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड तो होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो टोटल हो गई s और टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3। अब टाइम अपन को दे नहीं रखा था, अपन ने माना है इसको। अब टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो देखो s T1 डिस्टेंस s/3 V1, s/3 V2, s/3 V3। यहाँ s कॉमन आ जाएगा तो s से s क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं तो बेटा 1, इसका एलसीएम आ गया 3V1 V2 V3। तो यहाँ तो बचेगा बेटा V2 V3, यहाँ बचेगा अपने पास V3 V1 और यहाँ अपने पास बचेगा बेटा V1 V2। ये ऊपर चला गया तो इस केस में एवरेज स्पीड निकालने का तरीका 3V1 V2 V3 अपॉन V1 इंटू V2, V2 इंटू V3 प्लस V3 इंटू V1, एवरेज स्पीड निकालने का तरीका। और ये वाली जब अलग अलग दूरियां अलग अलग चाल से तय करता है तो जो औसत चाल होती है ना, उसको अपन बोलते हैं बेटा दूरी औसत चाल। कौन सी चाल बोलते हैं, दूरी औसत चाल। ठीक है, इसको और भी दे सकता है, और भी दे सकता है औसत चाल आपको कैसे भी पूछे। जैसे एक क्वेश्चन और बताऊं मैं, क्वेश्चन दे देगा कि कोई व्यक्ति अपनी कुल दूरी में से 1/3 दूरी को, 1/3 का मतलब S/3 को V1 चाल से तय करता है तथा रिमेनिंग डिस्टेंस शेष दूरी को V2 चाल से तय करता है। तो 1/3 दूरी तो हो गया बेटा S/3, टोटल S है तो रिमेनिंग डिस्टेंस S में से S/3, 3 इसका एलसीएम तो 3s माइनस s 2s अपॉन 3। तो इसका मतलब 1/3 दूरी को V1 चाल से और शेष दूरी को V2 चाल से, तो शेष दूरी बच के बेटा 2s अपॉन 3। अगला कहेगा इसके औसत चाल ज्ञात करो। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सपोज करो यहाँ T1 टाइम लगा, यहाँ कितना टाइम लगा T2, तो वी एवरेज इज इक्वल टू s अपॉन T1 प्लस T2। समय का मैंने बता दिया, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, s और दूरी बट्टा चाल s अपॉन 3V1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2s अपॉन 3V2। इसमें से s कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1 अपॉन 3V1 प्लस 2 अपॉन 3V2। ऐसे s कैंसिल आउट, 1 अपॉन यहाँ एलसीएम आ गया 3V1 V2, 3V1 V2 में तो यहाँ अपने पास केवल बच गया V2। ठीक है, और यहाँ अपने पास केवल बच गया V1। ये ऊपर चला गया तो आंसर आ गया बेटा 3V1 V2 अपॉन सॉरी यहाँ बच गया 2V1। ठीक, और नीचे आ जाएगा बेटा 2V1 प्लस V2। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कर। तो एक ही फॉर्मूला लगेगा बेटा, एवरेज स्पीड का मतलब तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक और बता दूं,
दूसरी जो होती है उसको अपन बोलते हैं समय औसत चाल, टाइम एवरेज स्पीड। समय औसत चाल, टाइम एवरेज स्पीड। जब कण अलग अलग समय में अलग अलग चाल से यात्रा करता है, ठीक है, तो उसमें तो देखो अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय करता है, तो होती है दूरी औसत चाल। और अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड से मूव करता है पार्टिकल, तो उसकी जो स्पीड होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा टाइम एवरेज स्पीड। जैसे मैंने कहा एक पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, देखो जब कण अपनी यात्रा के आधे समय तक v1 चाल से तथा आधे समय तक v2 चाल से चलता है, तो औसत चाल ज्ञात करने का तरीका होगा v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बट्टा 2। मैंने दो ही फॉर्मूले बोले। यदि ऐसा आ जाता है यात्रा की आधी दूरी को v1 चाल से और आधी दूरी को v2 चाल से, तो वो तो होगी दूरी औसत चाल। और अपनी यात्रा के आधे समय तक v1 चाल से और आधे समय तक v2 चाल से तय करता है, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होगा v1 प्लस v2 बट्टा 2, v1 प्लस v2 बट्टा 2। जैसे क्वेश्चन दे दिया कोई व्यक्ति अपनी यात्रा के आधे समय तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा आधे समय तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आधे समय तक v1 चाल से आधे समय तक v2 चाल से तय करता है, तो यहां जो औसत चाल होगी वो टाइम एवरेज स्पीड होगी। तो सीधा लगाएंगे v1 प्लस v2 बट्टा 2, 40 प्लस 60 बट्टा 2, आंसर आएगा बेटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी क्वेश्चन को मैं दे देता है कि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से व आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तब सूत्र लगता है 2v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2, क्योंकि वो डिस्टेंस एवरेज स्पीड है, दूरी औसत चाल है, जबकि ये कौन सी चाल है बेटा, समय औसत चाल। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि इस तरीके का क्वेश्चन दे दूं, सपोज करो कि कोई व्यक्ति 1 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से की चाल से तथा आधे घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। नहीं तो अब ये कह रहा है 1 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और आधे घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, ये समय औसत चाल नहीं है, आधा समय नहीं है। 1 घंटे तक चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और आधे घंटे तक चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो औसत चाल पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड तो होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब कई क्या करते हैं, डिस्टेंस 60 और 40 कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। हाँ, 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाएगा,
क्लियर। और यहाँ आधे घंटे तक वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, तो आधे घंटे में कितने करेगा? 20। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 60 + 20 80, और टोटल समय हो गया 1.5 घंटा। 1.5 का मतलब 1 से 1/2 3/2, तो इसमें टोटल डिस्टेंस हो गई 60। यहाँ 40 मत लिख देना कि आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर जाएगा। स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटा में 40 किलोमीटर तय करता है, आधे घंटे में कितने करेगा? 20। तो 60 + 20 और 1.5 घंटा 3/2, 60 और 20 कितने हो गए? 80। 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे रहेगा। 80 दूनी 160 बट्टा 3, 5 तेरे 15, 1 बच गया 10, 3 3। ये आंसर आएगा बेटा। ठीक है, ये वाली जो चाल होती है उसको अपन बोलते हैं समय औसत चाल। तो आधे समय देता है तो वो समय औसत चाल होती है, और आधी दूरी देता है तो वो कौन सी चाल होती है? दूरी औसत चाल। ठीक। अब चौथी जो चाल बची उसको अपन बोलते हैं तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटियस स्पीड। तात्क्षणिक चाल किसी कण की पर्टिकुलर टाइम, निश्चित समय पर जो चाल होती है उसको अपन बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। किसी भी पार्टिकल की पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होती है ना, उसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटियस स्पीड। इंस्टेंटियस स्पीड का मेजरमेंट किया जाता है किसके द्वारा? स्पीडोमीटर के द्वारा। तो स्पीडोमीटर कौन सी चाल का मापन करता है बेटा? तात्क्षणिक चाल का मापन करता है। एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लीजिए कोई पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस डिस्टेंस कवर करता है, तो एवरेज स्पीड होगी बेटा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब मैंने कहा कि पर्टिकुलर टाइम, इसको आप नेग्लिजिबल मान। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट पर T1 टाइम, बी पॉइंट पर T2 टाइम, तो ये अलग अलग पॉइंट हो गए, तो टाइम डिफरेंस हो गया डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब टाइम इंटरवल को अपन कम करते जाएंगे, इसका मतलब टाइम टेंस टू 0, ये लिमिट है, कंडीशन है, तो टाइम टेंस टू 0, ये 0 की ओर अगर सर, और जैसे ही ये नेग्लिजिबल होगा तो ये दोनों पार्टिकल एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर टाइम पर या पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल। तो यहां से मैं पूछूं इंस्टेंटियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल, और इंस्टेंटियस स्पीड या तात्क्षणिक चाल में कंडीशन होगी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल होगा, पर्टिकुलर टाइम, और डेल एस अपॉन डेल टी। और यहां से इंस्टेंटियस स्पीड निकालते हैं अपन, तो वो हो जाएगी बेटा डी एस अपॉन टी टी। तो जब डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, जब दूरी का समय के सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं, अपन को कौन सी चाल प्राप्त होगी बेटा? तात्क्षणिक चाल। और तात्क्षणिक चाल है इंस्टेंटियस स्पीड ज्ञान होगी, और इंस्टेंटियस स्पीड का मेजरमेंट किया जाएगा भाई स्पीडोमीटर। जैसे रिलेशन दे देगा कि किसी पार्टिकल की कवर की गई डिस्टेंस इस तरीके से दे देगा,
कि किसी पार्टिकल के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 मीटर, तो सीधा आपको कहेगा पार्टिकल की t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। पार्टिकल की क्या फाइंड आउट कीजिए? स्पीड। तो सेकेंड पर उस कण की क्या ज्ञात कीजिए? चाल। तो पर्टिकुलर टाइम की जो स्पीड होती है उसको तो बोलते हैं बेटा कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस। तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, इंस्टेंटेनियस स्पीड ds बाई dt, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बेटा 2t प्लस 2, किसी भी नंबर और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है कितना? 0। तो अपन को तो निकालनी है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। इंस्टेंटेनियस स्पीड तो हो जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 2 4 प्लस 2, आंसर आएगा बेटा 6 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये अपनी कौन सी स्पीड हो गई? इंस्टेंट। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होती है उसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।